वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 127 यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 127 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। और जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी पीसीएस वाले हैं, 3 अप्रैल को उनका एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो वो भी इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिए। उसका जो उत्तराखंड का कल्चर है उसके 25 से 30 28 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको अलग से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ का जो फुल टेस्ट है पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको आप परचेज कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर दिया, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किस घटना से संबंध नहीं रहा? भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिहार आंदोलन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है इनका, भूदान आंदोलन से संबंध है इनका, बिहार आंदोलन से जुड़े थे ये, स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं है इनका। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रहे। वो भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे। 1955 में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और गांधीवादी बनने के बाद वे भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की और कश्मीर में शांति स्थापित करने के प्रयास किए। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया उन्होंने। बिहार आंदोलन के नेता रहे वो और आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए वो, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौधरी चरण सिंह से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे। इन्होंने 1967 में भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किया। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्या? बिल्कुल, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। डी है इसका आंसर। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे। इन्होंने 1967 में भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किया। ये लोक दल के संस्थापक थे। ये उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है, डी है इसका आंसर। तो बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये कुशल प्रशासक और विद्वान थे। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे ये, और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? संपत्ति के अधिकारों से, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी केस, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इंदिरा साहनी वाद जो है वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। तो सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कई लोगों ने अर्जी दायर की, जिनमें से एक का नाम इंदिरा साहनी वाद 1992 का भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के फैसले को सही करार दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को जाना जाता है पंजाब समझौते के नाम से। तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है, और इसमें सहमति बनी कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। साथ ही पंजाब हरियाणा राज्य सीमा विवाद को सुलझाने हेतु एक अलग आयोग का गठन किया जाए, और इसमें यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य जल वितरण के बारे में फैसला हेतु एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। और इस समझौते के अंतर्गत भारत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? 7 सिस्टर्स के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये जो एरिया है ना भारत का, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यानी पूर्वोत्तर के राज्य। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर कहा जाता है इनमें, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखिए, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मेघालय है।
सिक्किम कभी कभी किसी एग्जाम में रख देता है, तो सिक्किम 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य उनके गठन से सही सम्मिलित है। राज्य हैं, गठन है, मणिपुर 1972, मेघालय 1972, नागालैंड 1963 और अरुणाचल प्रदेश 1987। ये तो इस तरह से पूछ रहा है, इस प्रश्न को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखा जा सकता है। तो नागालैंड सबसे पहला हो गया 1963, उसके बाद मणिपुर मेघालय हो गया, अंत में हो गया अरुणाचल प्रदेश। फिलहाल मणिपुर 1972 में हुआ था गठित, करेक्ट है। मेघालय 1972, नागालैंड 1963, अरुणाचल प्रदेश 1987। सारे के सारे सम्मिलित हैं, डी है इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। और राज्यसभा सीटें किस राज्य में कितनी है वो भी पूछ लिया जाता है, उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, मैच करने के लिए पूछता है ये सब। पूर्वोत्तर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले एरिया की बात हो रही है। तो आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर यह पूरा का पूरा इलाका जो है वो असम कहलाता था। केंद्र सरकार ने अलग थलग समय पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया था। ठीक है, असम को काटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया था इससे पहले। ठीक है, मणिपुर था, त्रिपुरा था, और जो बचा हुआ था पूरा वो असम कहलाता था। ठीक है, असम को काट कर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आज़ादी के वक्त जो है मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर को पूरा जो है असम कहा जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग थलग समय पर असम को बांटकर मेघालय बनाया, मिजोरम बनाया और अरुणाचल प्रदेश बनाया, और साथ ही त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, सिक्किम राज्य से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव जो है 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिला और यह पार्टी सिक्किम को भारत में जोड़ने के पक्ष में थी। वर्ष 1975 में एक प्रस्ताव के माध्यम से सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय की बात कही गई और इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में लोगों ने विधानसभा के फैसले पर मोहर लगा दी और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा को सैन्य अभियान के माध्यम से आज़ाद कराया और 1987 में गोवा जो है भारत संघ का एक राज्य बना। कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट हैं। तो वर्ष 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन द्वीप से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया और पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया और अपने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा तथा बलात् धर्म परिवर्तन कराया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया और वर्ष 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना। इससे पहले यह संघ शासित प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, राजीव गांधी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राजीव गांधी खुली अर्थव्यवस्था तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। देखिए, उन्होंने सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सेना पर आक्रमण नहीं बल्कि ठीक है शांतिपूर्ण वार्ता के लिए उन्होंने भेजा था, लेकिन उल्टा हो गया। उन्होंने ठीक है उन्होंने उल्टा क्या किया, भारत की सेना पर ही हमला कर दिया। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, सत्य पूछा है। तो राजीव गांधी 1980 के दशक के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। 1984 से 89 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा था, लेकिन लिट्टे ने क्या किया, भारतीय शांति सेना पर ही हमला कर दिया। ठीक है, लिट्टे का फुल फॉर्म है द लिबेरियन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम।
ठीक है, एक तरह से संगठन है, जैसे भारतीय शांति सेना हो गई तो इनका लिट्टे हो गया। ठीक है, जैसे आज़ाद हिंद फौज बनाई थी मोहन सिंह के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस ने, उसी तरह से। तो बाद में 1989 में राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना को वापस बुला लिया और वर्ष 1991 में लिट्टे द्वारा जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता तथा विचारक थे। ये स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की थी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता और विचारक थे। ये स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे, लेकिन मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। इन्होंने गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया तथा विचारधारा का संयोजन किया। इन्होंने पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत की थी। ये अंग्रेज विरोधक के साथ साथ ऐसे राजनीतिक नेता भी थे जिन्होंने नेहरू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 150 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न इस तरह के भी आते हैं कथन कारण वाले, इनके भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला कथन है, विकासशील देश जो होते हैं वो आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। बिल्कुल, ये तो पढ़ने से लग रहा है कि कथन भी ठीक है और कारण भी इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ठीक है, ए ही आंसर इसका सही होगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यदि सही उत्तर को अपने को चुनना पड़े तो ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन जो है बनाया था, और भारत ने शीत युद्ध के समय गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। दोनों करेक्ट हैं। तो शीत युद्ध के समय अमेरिका ने जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने शीत युद्ध के समय गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। जब यूपी पीसीएस के आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखोगे तो इस तरह के प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। 150 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में, इसी से मेरिट बनती है। सेकंड में जो है 100 प्रश्न आते हैं सी सेट में, 33% उसमें क्वालिफाइड है। पहला स्टेटमेंट है, चीनी क्रांति 1949 में हुई थी और पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की थी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को की थी। और इसमें यह बात शामिल थी कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हो रहा है क्या ये? नहीं हो रहा, चीन तो नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। तिब्बत के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मध्य एशिया का सबसे ऊंचा पठार है, भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा है और तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने 1958 में चीनी आधिपत्य का सशस्त्र विरोध किया। सारे करेक्ट हैं ये। तो तिब्बत जो है मध्य एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। यह भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा है। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने 1958 में चीनी आधिपत्य का सशस्त्र विरोध किया और यहाँ के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण मांगी थी और भारत ने उन्हें शरण दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, भारत का मानना है कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के दौरान ही सुलझाया जा चुका है।
और दूसरा स्टेटमेंट है चीन जो है भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार बताता है। ठीक है, उंगली करता रहता है तब से चीन। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो चीन के साथ जो है सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के दौरान ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं है। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा के पश्चिमी और पूर्वी छोर का है। चीन जो है भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले जम्मू कश्मीर के इसको, ठीक है, जम्मू कश्मीर हटा देते हैं, ठीक है, लद्दाख वाले हिस्से में जो है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर जो है अपना अधिकार जताता है चीन। अब तो दोनों यूटी हैं, अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कुछ स्टेटमेंट है, दूसरा कुछ स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां, सॉरी, इंदिरा गांधी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए थे। नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, सॉरी। और लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री तो वही थे ना वो, 1960 का समय। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। अब शिमला समझौता में आएंगी इंदिरा गांधी। शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? भारत श्रीलंका नहीं है, भारत चीन नहीं है, भारत पाकिस्तान है, भारत बांग्लादेश नहीं है। तो शिमला समझौता 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार ओली भुट्टो के बीच हुआ था, और इससे दोनों देशों के मध्य अमन की बहाली हुई। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत की परमाणु नीति से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में इसकी शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी, और भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, स्माइलिंग बुद्धा। यही नाम दिया गया था ना, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए हुआ क्या, नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत वर्ष 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। ठीक है, भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू जो हैं परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया, और साम्यवादी शासन वाले चीन ने अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया। अणुशक्ति संपन्न देश उस समय क्या कह रहे थे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, सोवियत संघ रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे सारे के सारे, और दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपने की कोशिश कर रहे थे। मतलब खुद तो बना के बैठ गए और ये चाहते थे दूसरा नहीं बना पाए। देखिए, भारत जो है हमेशा से ही इस संधि को भेदभाव पूर्ण से देखता है। कौन सी? परमाणु अप्रसार संधि। भारत ने इस संधि पर जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे भारत ने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया, और भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट वैन ट्रिटी, CTVT। चलिए, तो 20 प्रश्न ये थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप UPPSC के एक टेस्ट में 150 प्रश्न हैं, ठीक है, 15 टेस्ट हैं, और ये इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, बढ़ेगी जहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि जून में एग्ज़ाम है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। धन्यवाद। वैसे पूरी जानकारी है व्हाट्सअप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट करने से काम हो जाएगा।